हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये लास्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो आती है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब ये है क्या, देखिए आपको बताया था जब वेपर प्रेशर पढ़ाया था फर्स्ट लेसन में कि जो वोलाटाइल लिक्विड होता है उसमें सरफेस के नियर बाई जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी ज़्यादा होती है और के कंपैरिजन में, तो दे इजीली इवेपोरेट। फिर तो जिस रेट से इवेपोरेट होता है किसको रेट ऑफ इवेपोरेशन। अब ये बाद में कंडेंस भी होंगे, ये पहले पढ़ चुके हैं इसलिए जल्दी से बताते हैं। तो ये होगा रेट ऑफ कंडेंसेशन। व्हेन बोथ द रेट बिकम्स इक्वल वी गेट इक्विलिब्रियम स्टेट। इस स्टेट में जो प्रेशर लगाएगा सॉल्वेंट इट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्लियर। तो ये तो सॉल्वेंट थे मॉलिक्यूल्स। अब क्या किए हमने, इस वोलाटाइल लिक्विड में वी एड सम अमाउंट ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, यानी ये जो वोलाटाइल सॉल्वेंट है इसमें वी एड सम अमाउंट ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो एक बात तो ये कि जो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है वो वेपराइज होगा नहीं, तो लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट विल बी वेपोराइज्ड, ठीक है। दूसरी बात, जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स है उनसे जब ये सॉलिड मॉलिक्यूल स्ट्राइक करेंगे तो दे गेट रिवर्ट, यानी जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव कर रहा होगा तो ये इससे स्ट्राइक कर जाएगा सॉलिड मॉलिक्यूल से, वेलोसिटी कम हो जाएगी, इवेपोरेट कम होगा। कहने का मीनिंग ये होगा कि व्हेन वी डिसॉल्व सम अमाउंट ऑफ नॉन वोलाटाइल solute to the volatile solvent, then lesser amount of solvent will be evaporated. It means क्या होगा कि वेपर फेज में जो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगी, तो उससे वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। खैर, तो इट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट सपोज P1 and it is called वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो ऑब्वियसली P2 is less than P1, यानी कि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होगा। सो दिस P1 माइनस P2 इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या कहेंगे? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एंड व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय P1 यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, तो ये हो जाएगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्योंकि हमने इस लोअरिंग को रिलेट कर दिया विद वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्लियर। तो इट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर हो गया। अब ये किस पे डिपेंड करेगी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर? सिंपल है, ये लोअरिंग क्यों आई? बिकॉज हमने सॉल्यूट डिसॉल्व करा। तो जितना ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व करेंगे उतना ज्यादा क्या होगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। इट मीन्स क्या है कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है ये डिपेंड करेगी मोल्स ऑफ सोल्यूट, और वी कैन से द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो यही आ गया हमारा राउल्ट्स लॉ। क्या आ गया? राउल्ट्स लॉ। क्या है कि दिस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, नॉट प्रोपोर्शनल, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। सपोज X2 हमने हमेशा सोल्यूट के लिए लिया है, अपन सॉल्वेंट के लिए, यानी कि क्या हो जाएगा P1 माइनस P2 ओवर P1 इज इक्वल्स टू X2, और दिस इज स्ट्रिक्टली फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, यानी व्हेन वी डिसॉल्व सम अमाउंट ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट टू द वोलाटाइल सॉल्वेंट। तो दिस कॉल्ड क्या? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और ये हो गया राउल्ट्स लॉ। क्लियर। अब इसको और थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं। अभी हमको ये मालूम है कि अगर किसी भी सॉल्वेंट के अंदर N1 मोल्स हैं किसके, सॉल्वेंट के, और N2 मोल्स हैं सॉल्यूट के, तो टोटल मोल्स कितने हो गए? N1 प्लस N2। तो अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है X2, तो ये क्या हो जाएगा? क्या लिख देंगे इसको हम? जिसके मोल्स निकालने होते हैं वो मोल्स, जिसके मोल फ्रैक्शन निकालने होते हैं उसके मोल्स ऊपर अपॉन टोटल मोल्स N1 प्लस N2। क्लियर। सो X2 इक्वल्स टू N2 ओवर N1 प्लस N2, वो मैं यहाँ पुट करता हूँ P1 माइनस P2 ओवर P1 इक्वल्स टू
N2 over N1 प्लस N2। क्लियर हो गया? क्लियर? लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये केवल उन सॉल्यूशंस में लगता है जो सॉल्यूशन डाइल्यूट होते हैं, यानी कि इन डाइल्यूट सॉल्यूशंस क्या होगा, जो सॉल्यूट है इसके मोल्स कम होते हैं, सो N2 इज वेरी मच लेस देन N1, दैट्स व्हाई क्या हो जाएगा N1 प्लस N2 नियर अबाउट इक्वल्स टू N1। हमने एक अप्रोक्सीमेशन ले लिया बिकॉज N2 बहुत कम है N1 से। सपोज आपके पास 1 करोड़ रुपए है, आपको किसी ने 10 पैसे दे दिए, चलते भी नहीं, 1 रुपया भी दिया, तो कहाँ 1 करोड़ कहाँ 1 रुपया, तो वो हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो वही केस यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन होगा, इन दैट केस हम क्या करते हैं, इसको नेग्लिजिबल कर सकते हैं N2 को। सो N1 प्लस N2 नियर अबाउट इक्वल्स टू N1। तो मैं इस फॉर्मूले में क्या कर दूंगा, P1 माइनस P2 ओवर P1 इक्वल्स टू N2 अपॉन N1। क्लियर? अब हमको मालूम है कि दिस N इक्वल्स टू क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। सो 2 है तो W2 अपॉन M2। सिमिलरली N1 W1 ओवर M1। क्लियर हो गया है ना? तो क्या कर देंगे हम, दिस P1 माइनस P2 ओवर P1 इक्वल्स टू ये। क्लियर? तो इस पे भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, सीधे सीधे बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल है, बस ध्यान रखना है 1 फॉर सॉल्वेंट एंड 2 फॉर सॉल्यूट। क्लियर? W वेट एंड M इज मॉलिक्यूलर वेट। तो ये हमारा हुआ क्या, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मैं इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में आपको बताता हूँ। 3 टाइप के न्यूमेरिकल बेसिकली आते हैं, ये तो आपको सब गिवन होगा W और ये है ना। तो बस आपसे पहला क्वेश्चन ये बोलेगा कि हमने कुछ अमाउंट्स बना, 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, देन द वेपर प्रेशर इज लोअर्ड बाय, यानी चेंजेस फ्रॉम माना 21.6 टू 20.6, देन फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। तो बस ये बताया था, जो कम होता है वो W2, जो ज़्यादा होगा वो W1, M1 इनको दे रखे होंगे, ठीक है ना, ये P1 ये P2। यानी कि पहला केस तो ये होगा कि आपको P1 P2 दोनों दे रखे होंगे। दूसरा केस क्या है, वो आपको ये बोल देगा कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज 21.6 व्हेन 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, देन द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज फाउंड टू बी 1। तो अब ये उसने P2 नहीं दे रखा है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मीन क्या हो गया, P1 माइनस P2 पूरा उसने दे दिया क्या 1। तो अब आप इसको गलती मत करना कि आपने P2 1 लिख दिया ना, ये पूरा क्या है P1 माइनस P2। दूसरा ये आ जाएगा। तीसरा क्या कह सकता है कि वो कि 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ये वाटर, देन फाइंड आउट द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब कुछ दिया नहीं उसने, तो रिलेटिव क्या हुआ, उसने इस पूरे फैक्टर की वैल्यू पूछ दी, बिकॉज दिस इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो बस 10 ग्राम, ये W2, ये W1, W1 पता है, M2 निकालना है, M1 क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट क्या है, वाटर, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है 18। अदरवाइज अगर सॉल्वेंट वाटर नहीं है तो वो आपको मेंशन करेगा कि वो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट कितना है। क्लियर? तो ये 3 टाइप के सोल्यूशन, या तो P1 P2 दे रखा होगा, या उसने P1 दे रखा होगा और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दे रखा होगा तो P माइनस P2, या कोई प्रश्न न देखे सीधे पूछ देगा व्हाट इज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये लास्ट वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी फिनिशिंग कौन सी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जब भी अगर इसको कुछ चाहिए तो आपने वीडियो पॉज करा, नोट करा बस। अब हमको ये मालूम है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो इफ बाय सम मींस वी चेंज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना, तो क्या होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी। सपोज जैसे ये, तो उसको बोलते हैं क्या, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। तो इसमें हमारे 2 केस आते हैं। पहला केस आता है व्हेन solute is electrolyte, and second one when solute is non-electrolyte है। इसमें 2 आपके एक्सेप्शन है या केसेस हैं, समझ लीजिए कि when solute is electrolyte and when solute is non-electrolyte। तो पहला केस देखते हैं when solute is electrolyte।
इलेक्ट्रोलाइट मीन्स जो वाटर में डिसॉल्व करने पे आयनाइज होता है। समझिए जैसे NaCl, अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालूं तो Na23 और Cl 35.5 मीन्स 58.5, ये इसकी मॉलिक्यूलर वेट की थ्योरेटिकल वैल्यू है। हम ये मॉलिक्यूलर वेट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से भी निकालते हैं, तो कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ले लीजिए, जैसे PV = W/mRT, तो ये m यहाँ भी है, तो अगर मैं ऑस्मोटिक प्रेशर निकालूं तो उससे क्या जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं हम। तो थियोरेटिकल वैल्यू तो हम निकालेंगे किससे, फॉर्मूले से, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है, और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है वो हम किसी भी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उससे निकाल सकते हैं। क्लियर? तो अब अगर मैं NaCl का मॉलिक्यूलर वेट निकालूं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से, तो ये आया नियर अबाउट 30, यानी अगर मैं इसको 60 मान लूँ 50 को, तो उसका जस्ट हाफ हो गया। क्लियर? आना चाहिए था 60 डे, लेकिन रह गया कितना, 30। तो अब क्या ऐसा हुआ कि जिससे मॉलिक्यूलर वेट कम हो गया, तो हम इसको एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट भी कह सकते हैं। तो अब इसमें एक चीज़ है कि NaCl क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो अब देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट होने से क्या फ़र्क पड़ा। अब NaCl के एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज NaCl, ये हमारे अकॉर्डिंग तो ये एक मॉलिक्यूल है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर दे प्रोड्यूस कैटायंस एंड एनायंस। तो NaCl बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट है, सो इट विल गिव 2 आयंस, Na+ एंड Cl-। तो हमारे अकॉर्डिंग तो मॉलिक्यूल कितने हैं इसके, 1। अगर मैं इसको आयनाइज मानूं नहीं तो बिफोर आयनाइजेशन 1 मोल 0 और 0, लेकिन आयनाइजेशन हो गया इसका, तो जब ये कंप्लीटली आयनाइज अगर हो गया तो यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा आफ्टर आयनाइजेशन। तो ये जब आयनाइज पूरा हो जाएगा तो 1 से 1 मिल रहे थे, तो यहाँ भी कहता है 1 और 1 हो जाएगी। फिर हुआ, यानी कि जब NaCl आयनाइज होगा तो इट विल गिव 2 आयंस। तो मॉलिक्यूल्स तो जस्ट डबल हो गए, बिकॉज आर्हीनियस की थ्योरी के अकॉर्डिंग आयन भी मॉलिक्यूल्स की तरह बिहेव करते हैं। तो हम सोच रहे हैं कि NaCl का 1 मॉलिक्यूल है तो 1 मॉलिक्यूल, लेकिन आयनाइज होने के बाद इसने सोडियम आयन दिया और क्लोराइड आयन दिया, तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल हो गए। तो जब मॉलिक्यूल डबल तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ठीक है ना? और हम जानते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो रेसिप्रोकल होती है मॉलिक्यूलर मास के। कैसे? अभी हमने पढ़ा है PV = W/mRT, लिख लीजिए, ऑस्मोटिक प्रेशर, और ये यहाँ इसके मतलब पोर्शन। तो अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल होगी, जैसे यहाँ हुई है, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इसीलिए यानी क्या हुआ, 2 मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल डबल हो गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल हो गई, तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इसीलिए 60 के जगह नियर अबाउट को 30। क्लियर है? अब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें जो एबनॉर्मेलिटी आई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, इट इज ड्यू टू एंटायरली ड्यू टू आयनाइजेशन, बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट जो है वो वाटर में डिसॉल्व करने पे आयनाइज हो जा रहे हैं। तो अब यहाँ तो हमने कंप्लीट आयनाइजेशन मान लिया कि NaCl का 1 मोल था तो 1 पूरे हो गए, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, कुछ वीक इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं, ये कंडीशंस है। तो अगर इलेक्ट्रोलाइट पूरा आयनाइज नहीं हो रहा है, उसका कुछ फ्रैक्शन ही आयनाइज हो रहा है, तो दिस फ्रैक्शन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। ठीक है? क्या बोलते हैं इसको हम, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। अब ये देखते हैं, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, इसको दिखाते हैं इससे हम अल्फा, इससे दिखाते हैं अल्फा से। हो गया? ये तो इतना आ जाएगा। अभी यहीं पे एक चीज़ और पढ़ते हैं हम, वेंट हॉफ फैक्टर। क्या पढ़ते हैं, ये रोक इसको पढ़ते हैं, वेंट हॉफ फैक्टर। इसको पढ़ना इसमें ज़रूरी है बिकॉज फिर आई और अल्फा में रिलेशन आना है, उसी से समझ में आएगा। वेंट हॉफ फैक्टर क्या हुआ, अभी बताया था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से जो हम निकालते हैं थ्योरेटिकल वैल्यू वो कुछ अलग आ रही है और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कुछ और आ रही है। तो इन दोनों को रेट करने के लिए एक नया फैक्टर दिया गया आई, यानी कि जो आई की वैल्यू थी ये थी ऑब्जर्व वैल्यू या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ओवर थ्योरेटिकल वैल्यू। क्या हुआ, आई इक्वल्स टू एक्सपेरिमेंटल अपॉन थ्योरेटिकल। इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे 4 है और 2 है, आनी चाहिए थी 2 या 4 और आ गई थी 2, तो मैं इसको बराबर कैसे करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। अगर आनी चाहिए थी 6 और आ गई 2 तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऐसा आएगा जो इन दोनों वैल्यूज़ को बराबर कर देगा, यानी कि जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है इट इज़ और जो थ्योरेटिकल वैल्यू है इसको बराबर करने के लिए हमने आई से मल्टीप्लाई कर दिया।
Van't Hoff factor. So this I is equals to experimental value over theoretical value. आ गया ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. क्लियर है इतना. अब हम निकालते हैं यहाँ पे, अभी और पढ़ेंगे. डिग्री ऑफ आयनाइजेशन आ गया ना कि टोटल अमाउंट का जितना फ्रैक्शन कोई भी सॉल्यूट आयनाइज होगा इट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ आयनाइजेशन. सपोज हमने 100 ग्राम NaCl लिया लेकिन 40 ग्राम में आयनाइज हुआ तो उसकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कितनी जाएगी 40/100. क्लियर. तो अब देखते हैं क्या हम रिलेशन बिटवीन I एंड अल्फा यानी कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन एंड वैन हॉफ फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, डेरिवेशन भी आ सकता है. तो इसके लिए हम एक पहले एग्जांपल ले रहे हैं NaCl का. सपोज NaCl विल गिव Na प्लस एंड Cl माइनस. सो बिफोर आयनाइजेशन हमने इसको मान दिया 1 मोल. जब आयनाइज हुआ ही नहीं तो ये 0 और ये 0. अब आता है आफ्टर आयनाइजेशन. अब इसकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कितनी है अल्फा, तो ये 1 में से अल्फा चला जाएगा. अब ये कितना बने तो उसके लिए क्या है कि 1 मोल से 1 मोल Na बनना है और 1 मोल ही क्या बनना है Cl बनना है. सो अल्फा से कितना बनेगा ये अल्फा और ये भी अल्फा है ना. तो अब नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, नंबर ऑफ मोल्स. तो बिफोर आयनाइजेशन तो 1 + 0 + 0 कितना हो गया 1. और यहाँ कितना हो गया है दिस प्लस दिस यानी 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा. अल्फा से अल्फा कट गया कितना हो गया 1 प्लस अल्फा. सो I इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर आयोनाइजेशन बिफोर क्या जाएगा ओवर नंबर ऑफ मोल्स बिफोर आयोनाइजेशन. ये कितना आ गया हमारा आफ्टर है 1 प्लस अल्फा और बिफोर है 1. सो I इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा. ये कब आया जब हमारे पास ऐसा सॉल्यूट था जो बाइनरी था, मींस विच ऑन आयनाइजेशन गिव ओनली 2 आयंस. क्लियर. इतना देखिए. अब अगर कोई टर्नरी हो यानी जो 3 आयन दे रहा हो फॉर एग्जांपल MgCl2 तो इट विल गिव Mg+2 और 2Cl माइनस. सो बिफोर आयनाइजेशन ये 1 0 0. अब आफ्टर आयनाइजेशन तो ये इसकी भी अल्फा ही है तो 1 माइनस अल्फा. तो देखा ये 1 से 1 बन रहा है तो ये अल्फा से कितना बनेगा अल्फा. अब इसको देखें ये 1 मोल NgCl2 से 2 मोल बन रहा है यानी डबल हो रहा है तो अल्फा से कितना हो जाएगा ये भी 2 अल्फा. सो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे यहाँ तो 1 हो गया, यहाँ दिस प्लस दिस प्लस दिस यानी कि 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा और प्लस 2 अल्फा. अल्फा से अल्फा हो गया 1 प्लस 2 अल्फा. क्लियर. इसी में क्या हो जाएगा अब ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा I लिखता हूँ. सो I इज इक्वल्स टू आफ्टर अपॉन बिफोर यानी 1 प्लस 2 अल्फा अपॉन 1 क्योंकि आफ्टर तो 1 है बिफोर कितना 1 यानी कि क्या हो गया I इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 अल्फा. कुछ समझ में आया क्या कि अगर 2 मोल्स थे तो यहाँ अल्फा क्या कितना था सॉरी अगर ये आयनाइजेशन के बाद 2 आयन दे रहा है तो ये कितना आ रहा है 1 आ रहा है. ऐसी आयनाइजेशन के बाद कितना दे रहा है 1 और 2 3 दे रहा है तो 2 आएगा यानी 1 कम हो गया. तो 4 देगा तो कितना आएगा 3. 5 देगा तो कितना आएगा 4. इसका मीनिंग ये हुआ इन जनरल अगर वो n आयन दे रहा है कितना आयन दे रहा है n आयन दे रहा है तो I इक्वल्स टू कितना जाएगा 1 प्लस जैसे ये 2 अल्फा था ना तो ये क्या जाएगा n-1 इंटू अल्फा. समझ में आया. अगर उसने 2 आयन दिए तो आ था 1 प्लस अल्फा. 3 दिए तो 1 प्लस 2 अल्फा एक और कम हो गया तो 4 देगा 1 प्लस 3 अल्फा यानी एक कम हो रहा है. तो अगर वो n देगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा n-1. सो I इक्वल्स टू वी गेट 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा. सो एक फॉर्मूला थी इसको मैं इधर ले जाऊँ तो ये I-1 हो जाएगा is equals to n-1 into alpha. So you will get alpha is equals to I-1 over n-1. आप इसको ऐसे भी लिखते हैं. अदरवाइज न्यूमेरिकल में जनरली I is equals to 1 plus n-1 into alpha यूज होता है. क्लियर. तो ये वही बात समझ में आ गया. आप देखते हैं
तो पहला केस तो ये हुआ कि वो आयनाइज हुआ, यानी व्हेन द इलेक्ट्रोलाइट इज व्हेन द सॉल्यूट इज नॉन या व्हेन द सॉल्यूट इज इलेक्ट्रोलाइट. सेकंड केस कि व्हेन द सॉल्यूट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट. अब अगर वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो आयनाइज तो होगा नहीं. इसका मीनिंग क्या हुआ कि उसको एबनॉर्मेलिटी शो नहीं करनी चाहिए थी. लेकिन अगर जो सोल्यूशन है वो डाइल्यूट है तब तो कोई टेंशन ही नहीं. लेकिन अब यानी डाइल्यूट का भी नहीं क्या था कि मॉलिक्यूल्स इतने इतने दूर थे तो कोई इसमें इंग्रेशन नहीं है. बट अगर सोल्यूशन बहुत ज़्यादा कंसनट्रेट हो गया, यानी कि अमाउंट ऑफ सोल्यूशन बहुत ज़्यादा, सॉल्यूट बहुत ज़्यादा है, तो मॉलिक्यूल सॉल्यूट के पास पास आ जाएंगे. और इतने पास आ जाएंगे कि हो सकता है कि दो मॉलिक्यूल मिलके एक बना दो. ठीक है, तो माना पहले 10 मोल्स थे, अब दो मिलके एक हो गए, कितने से जस्ट हाफ बचेंगे, कितना जाएगा 5. यानी कि अगर दो मॉलिक्यूल्स थे, ये दोनों मिलके एक हो गए, तो 2 और 1 यानी हाफ हो गया. तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर सॉल्यूट है नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो और कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो इट मे बी पॉसिबल कि 2 और मोर मॉलिक्यूल्स में कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ बिगर मॉलिक्यूल. तो इफ इट हैपन्स then in solution the number of molecules decreases, and when the number of moles decreases or molecules decreases, the value of colligative property also decreases. And we know that this molecular mass of solute is inversely proportional to colligative property. So if it decreases, so it increases. वैसे भी आप समझिए, जैसे हमने C6H5 C डबल बॉन्ड O और OH लिया, इट इज, या इससे और छोटा पकड़ दें, एसिटिक एसिड CH3COOH. इसका अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट निकालूं तो ऐड करने के बाद 118 आता है. कितना आता है? 118 है. देख लेते हैं अभी, 60 आता है. वो बाद में कितना आता है? 60. स्क्वायर करेंगे तो कार्बन जो ऐसे करके. तो अब ये तो आया थ्योरेटिकल, लेकिन जब मैं एक्सपेरिमेंटल निकाला तो आया 118, यानी नियर अबाउट इसका 6 2 जा 120 आएगा ना, तो नियर अबाउट क्या होगा, इसका डबल हो जाए. यानी कि मॉलिक्यूल डबल क्यों हुआ? अगर मैंने 10 ग्राम की दो बॉल्स को एक साथ ऐड कर दिया तो वो कितना जाएगा मास इसका 20. इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पे भी दो मोल्स कंबाइन हो गए. कैसे? ये देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब कभी भी एसिड लेते हैं तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, CH3. क्यों? ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव, पता है. तो ये वीक अट्रैक्शन फोर्स होता है. तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड कंबाइन टुगेदर. अब जब डबल हो जाएंगे तो मॉलिक्यूलर वेट भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो जाएगी. क्लियर? दैट्स व्हाई द एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट इज इंटायरली ड्यू टू एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स. क्लियर? तो जैसे इलेक्ट्रोलाइट के केस में आयनाइजेशन था, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ एसोसिएशन. क्या होगा? डिग्री ऑफ एसोसिएशन. उसको दिखाते हैं किससे? X से. तो अब I और X में रिलेशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन और वेन हॉफ फैक्टर. क्लियर? देखिए जरा, सपोज पहले दो मॉलिक्यूल्स थे A प्लस A, इसने बनाया 2A. क्लियर? A प्लस